आज से 35 साल बाद 1 करोड़ 14 लाख रुपए। जब इन्फ्लेशन को काउंट करोगे तो ये नंबर 1 करोड़ 14 लाख से गिरकर सीधा 12,50,000 पे आ जाएगा। तो तुम्हारे पास होंगे, सोच के देखो, 125 करोड़ रुपए। इंडिया में करंटली 10 करोड़ 22 लाख लोग SIP करते हैं और उसमें से केवल 6 से 7 करोड़ ऐसे लोग हैं जो हर महीने रेगुलरली ये काम करते हैं, और उसमें से भी केवल 3 से 4 करोड़ लोग हैं जो अपने डिज़ायर्ड अमाउंट तक पहुंचते हैं। लेकिन यार ये नंबर 10 करोड़ से सीधा 3-4 करोड़ पे क्यों गिर जाता है? 2020 के अंदर टोटल डीमैट अकाउंट 4 करोड़ थे और ये नंबर बढ़ के सीधा 17 करोड़ पहुंच गया जब 2024 का एंड आ रहा है। यानी कि हर साल 54% के हिसाब से हमारे यहाँ डीमैट अकाउंट बढ़े हैं, और इसका सबसे बड़ा कारण था हमारे इन्फ्लुएंसर्स। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने गेम बदल दी जब उसने इंट्रोड्यूस किया डीमैट को। डीमैट अकाउंट हमारा कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। Rachana Ranade here and I welcome you all to a unique competition, Maggie versus Demat account opening। 300 रुपए में अकाउंट खुल जाता है, आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। और ये वैसे अच्छी बात है, हमारे पैसे की प्यास अगर देश का सबसे बड़ा कुआं नहीं बुझाएगा तो और कौन बुझाएगा। और इस कुएं का पानी पीने के लिए हर एक इन्फ्लुएंसर आपको एक SIP नाम की बाल्टी देता है, लेकिन ये नहीं बताता कि इस बाल्टी में इतने छेद हैं कि जब तक आप कुएं से पानी खींच रहे होंगे तब तक इस बाल्टी का पूरा पानी ही खत्म हो चुका होगा। हर महीने सिर्फ 5,000 इन्वेस्ट करो और आज से 25 साल बाद आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। अरे प्लान अच्छा नहीं लगा? लो दूसरा सुनो। हर महीने सिर्फ 1,000, 5 भी नहीं, सिर्फ 1,000 इन्वेस्ट करो और आज से 35 साल बाद आपको मिलेंगे टोटल 1 करोड़ रुपए। लेकिन यार हमने इन्फ्लेशन को तो इग्नोर ही मार डाला। इंडिया का करंट इन्फ्लेशन 5.5 के करीब है, और जब तुम पिछले 25 साल का एवरेज निकालोगे तो ये आएगा ऑलमोस्ट 6.5% के करीब। और हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी अराउंड 15% है। अब तुम सोच रहे होंगे कि यार ये तो अच्छी बात है, स्टॉक मार्केट का रिटर्न भी सिर्फ 15% है और हमारा इन्फ्लेशन भी सिर्फ 6.5% है, तो भाई SIP करने में बुराई क्या है? SIP करने में बुराई नहीं है, उसकी कैलकुलेशन में गलती है। मानो तुम हर महीने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट के अंदर, आज से 35 साल बाद तुम्हारे पास होंगे ऑलमोस्ट 1 करोड़ 14 लाख रुपए। अब सोच के तो लग रहा होगा यार 1 करोड़ 14 लाख, लेकिन भाई जब इन्फ्लेशन को काउंट करोगे तो ये नंबर 1 करोड़ 14 लाख से गिरकर सीधा 12,50,000 पे आ जाएगा। तुम्हारे पैसे की पूरी वैल्यू ही ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इन्फ्लेशन ने अपना काम कर दिया। तुम खुद सोच के देखो, तुमने इतने सालों तक SIP करी, न जाने इन्वेस्टमेंट करी, और उस पैसे की वैल्यू सिर्फ घट के 12 लाख के आसपास आ गई। कुछ काम हुआ इसमें ऐसा? इससे ज़्यादा तो भाई स्टेशन पे चाय बेचने वाला 1 साल में कमा लेता है। तो क्या इसका मतलब हमें SIP नहीं करनी है? नहीं, मैं SIP के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद SIP को सपोर्ट करता हूँ। SIP तो सबसे आसान तरीका है स्टॉक मार्केट में एंटर करने का और पैसा बनाने का। और वैसे भी देश का सबसे गहरा कुआं हमारी प्यास नहीं बुझाएगा तो कौन बुझाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्रॉब्लम का एक बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, और वो है टॉपअप SIP। लेकिन इससे पहले तुम्हें ये समझना होगा कि यार हम इतनी SIP करने के बाद भी हमारा पैसा बच क्यों नहीं रहा, पूरा पैसा ख़त्म क्यों हो जा रहा है। और उससे भी पहले तुम्हें समझना होगा कि आखिर इन्फ्लेशन इतना ऊपर नीचे होता क्यों है। इन्फ्लेशन बढ़ने या घटने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो है इंक्रीज इन मनी फ्लो। यानी कि जब भी रिजर्व बैंक या फिर हमारी सरकार पैसा छापती है, ज़्यादा पैसा छापती है तो वो पैसा हमारे बैंकों को मिलता है। कौन से? लोकल बैंक्स को। जब वो पैसा लोकल बैंकों को मिलता है तो वो हमारे लोन की इंटरेस्ट कम करते हैं, और जब लोन की इंटरेस्ट कम होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन बाय करते हैं, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन बाय करते हैं तो लोगों के पास ज़्यादा पैसा आता है और वो ज़्यादा खर्चा करते हैं, और ज़्यादा खर्चा करने की वजह से पैसा सर्कुलेशन में आ जाता है। और जब मार्केट में पैसा सर्कुलेशन में आता है तो सबके पास पैसा ज़्यादा होता है, और जब पैसा ही सबके पास ज़्यादा है तो भाई चीज़ों के दाम तो बढ़ेंगे ही। यानी कि जो चीज़ आज 10 रुपए की है, हो सकता है आज से 10 साल, 15 या फिर 20 साल बाद वो शायद 30 रुपए की हो जाए, शायद 50 रुपए की हो जाए, क्योंकि इन्फ्लेशन अपना काम कर रहा था। और इसी तरह
मानो कि अभी 2025 चल रहा है और हमारा इन्फ्लेशन है 6.5 के करीब, तो मानो तुमने हर महीना 1 साल तक 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे या फिर SIP करी, लेकिन जब तुम अगले साल 1,000 रुपये फिर से SIP करने जाओगे तो तुम्हारे पैसे की वैल्यू 1,000 से घटकर सीधा 935 रुपये हो जाएगी, और उसके अगले साल यही 935 रुपये घटकर सीधा 870 रुपये हो जाएंगे। और ऐसा क्यों हुआ? इन्फ्लेशन की वजह से। तुम डाल तो 1,000 रुपये रहे थे, लेकिन तुम्हारे पैसे की वैल्यू घटती जा रही थी, और इसी वजह से आज से 35 साल बाद जो तुम्हारे पास 1 करोड़ 14 लाख होंगे ना, असल में उसकी वैल्यू आज की डेट में 12 लाख के करीब आके रुक जाएगी। हो सकता है कि तुमने सोचा हो कि यार मैं तो अपने पैसे से आगे जाके घर खरीदूंगा, बच्चों की एजुकेशन देखूंगा या फिर शायद शादी में उनके पैसा लगाऊंगा, लेकिन भाई जब तक तुम्हारा वो टाइम आ रहा होगा तुम्हारे घर की कीमतें आसमान छू चुकी होंगी, और जो तुम्हारे पास 1 करोड़ रुपया होगा उसकी असल वैल्यू भी आज की डेट में सिर्फ कुछ लाखों में आके रह जाएगी। और जब इन्फ्लुएंसर तुम्हें नहीं बताते कि तुम्हारे पैसे की वैल्यू कितनी होगी, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो कोई स्कैम कर रहे हैं या फिर कोई झूठ बोल रहे हैं, वो बस डेटा मैनिपुलेट कर रहे हैं। कैसे? मैं तुम्हें एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ। हमारा इंडिया इस पूरी दुनिया में 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्टील का, और 1st नंबर पे चाइना है। अब सोचिए तो लग रहा होगा यार क्या बात है, हमारा देश 2रे नंबर का सबसे बड़ा देश है जो स्टील प्रोड्यूस करता है। अच्छी बात है। अब तुम्हें मज़े की बात बताता हूँ। चाइना दुनिया का अराउंड 54% स्टील प्रोड्यूस करता है और इंडिया 7.4। अब सोच के तो लगता है कि यार हम 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, लेकिन भाई तुम गैप देखो ज़रा प्रोडक्शन के अंदर, ज़मीन आसमान का अंतर है। और इसी तरह हमारे सामने डेटा रखा जाता है और इसी तरह डेटा मैनिपुलेट करते हैं इन्फ्लुएंसर्स। अब सवाल आता है कि इससे बचने का कोई तरीका है? तो हाँ, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था, इससे बचने का एक बहुत सिंपल तरीका है, और वो है टॉप अप SIP। एक तरह से समझो ये बस SIP का अपडेटेड वर्जन है। इसके अंदर तुम्हें हर साल अपने जो SIP का अमाउंट है उसको या तो 6.5 यानी कि इन्फ्लेशन या फिर उससे ज़्यादा % से बढ़ाते रहो, ताकि जब तुम्हारे पास आज से 35 साल बाद जो रकम इकट्ठा होगी उसकी आज के दिन पे जो वैल्यू होगी वो 1 करोड़ होगी। अब ऑब्वियसली आप में से सारे लोग 1,000 तो इन्वेस्ट नहीं करने वाले। हो सकता है कुछ लोग शायद 4-5 हज़ार करें, हो सकता है कुछ लोग 1,000 से भी कम करें, लेकिन मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से एक बात बताना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट के अंदर हो सकता है आपके लिए 500 रुपये एक छोटी रकम हो, और हो सकता है आपके लिए 4-5 हज़ार एक बड़ी रकम हो, लेकिन भाई स्टॉक मार्केट के लिए 500 भी उतना है, 5,000 भी उतना है, 5 करोड़ भी उतना है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा अमाउंट कितना है, क्योंकि वो परसेंटेज पे काम करता है। जितना % आपका 500 रुपया बढ़ेगा, उतना ही % आपका 5,000 बढ़ेगा, उतना ही % आपका 5 करोड़ बढ़ेगा। तो हो सके तो अपने अमाउंट को ज़्यादा रखो और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी SIP करो। और अगर आप सोच रहे हो कि यार अमाउंट बढ़ाने से आखिर कितना ही फ़र्क पड़ जाएगा, तो मैं तुम्हें कुछ मज़ेदार बात बताता हूँ। मानो अभी स्टॉक मार्केट का रिटर्न चल रहा है 14%। अब मज़े की बात सुनो, अगर तुम हर महीने 10,000 रुपये की SIP करते हो अगले 30 साल के लिए, तो तुम्हारे पास होंगे ऑलमोस्ट 12.5 करोड़ रुपए। और अगर यही अमाउंट तुम 10,000 से उठा के सीधा 20,000 कर देते हो, तो तुम्हारे पास आज से 30 साल बाद होंगे ऑलमोस्ट 25 करोड़ रुपए। और यही अमाउंट भाई जब तुम 20 से सीधा 50,000 करते हो, तो आज से 30 साल बाद तुम्हारे पास होंगे 62 यानी कि 62 करोड़ रुपीस। और भाई साहब, अगर तुम बहुत अमीर और बहुत अच्छा कमाते हो, अगर तुम इस अमाउंट को 50,000 को सीधा 1 लाख पर ले जाते हो हर महीने, तो तुम्हारे पास होंगे, सोच के देखो, 125 करोड़ रुपए। और अगर अब तुम सोच रहे हो कि यार मुझे SIP तो करनी है लेकिन मैं कहाँ करूँ, तो मैं तुम्हें कुछ बेस्ट म्यूचुअल फंड बता देता हूँ अकॉर्डिंग टू grow.com। नंबर 1 मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। यार अभी थोड़ा सा रिस्की है क्योंकि ये मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लेकिन इसका जो पिछले साल का जो रिटर्न था इट वाज 54%। यानी कि तुमने 100 रुपये डाले होते तो आज वो 50 बन जाते और शायद अगले साल 100 रुपये बन जाते टोटल, यानी कि तुम्हारा पैसा ही डबल हो जाता। सेकंड, LIC MF इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये भी भाई हल्का सा रिस्की है क्योंकि भाई ये भी अराउंड इंफ्रास्ट्रक्चर और मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, लेकिन भाई इसका भी रिटर्न पिछले साल का ऑलमोस्ट 53% था। और लास्ट बट मेरा फेवरेट वो है
क्वान स्मॉल कैप फंड। अब इसका रिटर्न थोड़ा कम है, अराउंड 25%, लेकिन ये इतना रिस्की नहीं जितना बाकी दो है। और मज़े की बात यह है इसका जो कैपिटल साइज़ है, यानी कि जितने लोगों ने इसमें पैसा डाल रखा है उस पैसे का जो साइज़ है वो इन दोनों से भी बड़ा है, तो ये थोड़ा सेफ है, तो तुम इसकी ओर जाने की सोच सकते हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं एक म्यूचुअल फंड पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं कि कौन सा इंडिया में बेस्ट है, तो नीचे कमेंट करो म्यूचुअल फंड, या फिर तुम ऊपर आई बटन में जाके मेरी म्यूचुअल फंड की वीडियो देख सकते हो। तो क्या भाई इतना करने से सारी प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं यार, एक मेजर प्रॉब्लम और है, और वो है इनकंसिस्टेंसी। अब क्या है कि यार SIP EMI जैसी नहीं होती कि बंदा हर महीने देगा ही देगा, जान चली जाए लेकिन EMI जानी चाहिए, ऐसा काम नहीं है। और वो बोर हो जाता है और SIP करना बंद कर देता है, और जब वो SIP बंद करता है तो उसकी कंपाउंडिंग ख़त्म हो जाती है, और जो उसने सोचा था कि इतना पैसा उसके पास होगा आज से इतने साल बाद, गेस व्हाट, वो होता ही नहीं है। और रुकने का सबसे बड़ा कारण है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी। ह्यूमन साइकोलॉजी में क्या है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर नीचे जा रहा होता है, मार्केट में फ्लक्चुएशन आता है या फिर कोई स्टॉक बिक रहा होता है, तो व्यक्ति SIP को गोली मार देता है और उस साइड चला जाता है। उधर तो डूबता ही डूबता है, इधर भी कंपाउंडिंग बर्बाद कर देता है। तो यार तुम्हें वो नहीं करना। अगर तुम्हें किसी और स्टॉक में भी पैसा लगाना है तो उसे अलग रखो और अपनी SIP कंटिन्यू रखना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अपने अमाउंट को हर साल बढ़ाते रहो, या तो इन्फ्लेशन या उससे ज़्यादा % से बस बढ़ाते रहो, ताकि जो तुमने सोचा है उतना पैसा तुम्हें मिल जाए। और भाई प्लीज़ 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 इनकंसिस्टेंट मत रहना। तुमने एक बार कंपाउंडिंग का तोड़ा, ये आदत बन जाएगी, और आदतें छूटती नहीं हैं।